चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर 18 अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इससे एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। रीजन बीइंग दो चैप्टर्स हैं जो बहुत अभी रिसेंट पास्ट में न्यू ऐड हुए हैं। एक बेनामी ट्रांजैक्शन है और एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का चैप्टर है रेरा का। तो जितने अटेम्प्ट्स उसके बाद से हुए हैं बेनामी का और रेरा का जरूर ही क्वेश्चन आता है। तो आप ये मान के चलिए बेनामी ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और प्लस दूसरी अच्छी बात जो है वो ये कि ये चैप्टर बहुत छोटा है। अब आप देख कर आएंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। एंड वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट वेरी इजीली फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। कौन से वाले पार्ट में है ये चैप्टर? सी। ठीक है, पार्ट ए, बी एंड सी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड दिस इज बेसिकली इन पार्ट सी। हाउ मेनी मार्क्स इज ऑफ पार्ट सी? मेरे एग्जाम है, हमें पेपर देना है ना, हमें पता होना चाहिए। 35 कि 25? 35। ठीक है, चलो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ। बेनामी प्रॉपर्टीज होती हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं। जरा अंडरस्टैंड करिए, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी 2 नंबर की कमाई होती है। सुना है ऐसा? कहाँ सुनते हैं आप ऐसी इलीगल बातें? कैसे सुनने में आ गया आपको? तो लीगल चीजें पता होनी चाहिए, अच्छी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ही हमने आपसे कहा 2 नंबर वाली सुनी, हाँ बिल्कुल सुनी है, हमारी खुद की है ना। 2 नंबर की कमाई मतलब व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, ये कैसा मनी होता है? आजकल तो कलरफुल मनी चलते हैं, ग्रीन, पिंक। ब्लैक मनी कौन सा मनी होता है? या 2 नंबर की कमाई वो होती है जिसमें आपने टैक्स नहीं दिया। कुल मिला के आपने इनकम तो अर्न करी है लेकिन आप उसको छिपा ले गए हैं और आप उस पर टैक्स नहीं देना चाह रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने किडनैप कर लिया, आते तो है ही आप यहाँ रोज 4 घंटे के लिए आते हैं, तो हमने आपको किडनैप कर लिया यहाँ पे। दिक्कत ये हुई जब हमने आपके घर पे फोन किया कि भाई इनको ले जाओ, पैसे दे जाओ, उन्होंने कहा नहीं रख लो। तो फिर हमको लगा कि ये तो गलत बच्चा किडनैप हो गया है ना। आपके घर वाले आई एम वेरी श्योर यही कहेंगे, नहीं हमें कोई जरूरत नहीं, रख लो, जितने दिन हो सके रख लो, हमसे पैसे ले लो, है ना। तो इसलिए मान लीजिए हमने आपको किडनैप कर लिया और हमको वो अमाउंट भी मिल गया रैंसम का। अब ये बताओ, ये जो हमने आपको किडनैप करके पैसा एक्सटॉर्ट कर लिया आपके घर वालों से, इस इनकम को हम कहाँ दिखाएं? जैसे आपको पता होगा कि टैक्सेशन में हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी होता है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड सो ऑन। तो कौन से हेड में दिखाएं? अब आप कहेंगे मैम देखिए अगर आपका रोज का काम है तो आप सैलरी में दिखा दीजिए, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं नहीं बेसिकली तो आप टीचिंग करती हैं, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा समझ में आ गया तो आप किडनैप भी कर लेती हैं, ठीक है, तो आप अदर सोर्सेज में दिखा लीजिए। कहाँ दिखाएं, कौन से हेड में दिखाएं? आप कहेंगे हमारा बिजनेस ही यही है, हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, पीजीबीपी में दिखा दें। अच्छा, तो बेसिकली ये हम किसी भी हेड में नहीं दिखा सकते, हम इस पे टैक्स पे नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, मेरे पास ये इनकम आ गई, ठीक है, हम इस इनकम को खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदें। ठीक है, नाउ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो हमारी अकाउंटेबल इनकम से होनी चाहिए। आप जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के पैसे आपके पास कहाँ से आए। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, जिसकी सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन उसकी ऊपरी कमाई भी बहुत है। आई एम वेरी श्योर हमारे देश में ऐसे शब्द आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ओके। तो 15,000 रुपए की उसकी फिक्स सैलरी, लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है, और ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा है, तो उसने एक बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया। अगर वो बंगलो अपने नाम पे खरीदता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन उसके नाम पे क्या आ जाता है कि भाई यू आर हैविंग जस्ट अ सैलरी ऑफ 15,000, इस 15,000 की सैलरी से आप ये बंगला कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। तो भाई हमने ये सोचा कि मेरी सैलरी 15,000 है लेकिन पैसा मेरे पास बहुत है, हमें प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, तो हमने अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने की बजाय किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। हमारे घर में थे एक रामू काका, ठीक है, रामू काका का एक फर्जी पैन बनवा दिया या फर्जी के एक्चुअल पैन बनवा दिया और हमने उनके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है। नाउ रामू काका इज नॉट इवन नोइंग कि उनके पास बंगला है, ठीक है,
लेकिन हमने क्या किया, ऐसे ही हमने 2-3 लोगों को मिक्स करके उनके नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद ली, या हमने किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली और हमने ये दिखा दिया कि भाई इनकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जिससे पैसा आया और उससे इन्होंने खरीद लिया, राइट। अब क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के लिए फंड्स किसी और ने दिए। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका एक्चुअल ओनर कोई और है और प्रॉपर्टी का नाम किसी और के नाम पर है, ऐसी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी एक्चुअल ओनर वो है जिसने पैसे लगाए हैं, जबकि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई फंड्स नहीं लगाए, कोई कंसिडरेशन नहीं दी, बट ही इज ओनली होल्डिंग द प्रॉपर्टी। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस है हमारी कंट्री के अंदर जिसमें अलग अलग लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, कई बार उनको बता के और कई बार उनको बिना बताए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको हम लोग बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आपके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए कि वॉइड होने चाहिए? वॉइड, क्योंकि देखा जाए तो हम अपनी इनकम को छुपा के उसको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस वॉइड होते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन को ही बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। दो पार्टीज होती है इसमें, एक होता है बेनामीदार और एक होता है बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है या जिसने पैसा लगाया है? दो लोग हैं, एक बेनामीदार है और एक बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर कौन है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है या जिसने पैसा लगाया है? मिक्स जैसा आंसर आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं जिसने पैसे लगाया है। एंड रिवर्स वाला कौन हुआ, बेनामीदार कौन हुआ बताइए? बेनामीदार कौन हुआ? जो ओरिजिनल ओनर है। अच्छा ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, ओके। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में तो आप खुद देखिएगा कि आप सही हैं कि गलत हैं, ठीक है। फिलहाल आई थिंक बेनामी ट्रांजैक्शन समझ गए हैं हम लोग। व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन बाय अनदर पर्सन एंड द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, फिक्टिशियस नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फिक्टिशियस समझते हो? नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो एक्चुअल में पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो मान लीजिए हमने मिस्टर राम के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद ली, जबकि मिस्टर राम नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को भी क्या माना जाता है? बेनामी प्रॉपर्टी। और ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तभी देखिए इसका नाम है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट बनाया गया है बेनामी ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसी में डाउट होता है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा किया, अब ऐसे सोचो रामू काका पे भी तो इनकम टैक्स को डाउट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि भैया आपकी तो फिर भी 15,000 है, इनकी तो 1,000 रुपए सैलरी है, इन्होंने कहां से बंगला ले लिया? अब या तो रामू काका प्रूव करेंगे, ठीक है, और अगर वो नहीं प्रूव करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, रामू काका को बुलाया गया और उनसे पूछेगा आपका जो बंगला है वो कैसे खरीदा आपने? वो कहेंगे हमारा बंगला है, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है ट्रांजैक्शन। अब इसके पीछे सर्च किया जाएगा ये ट्रांजैक्शन कहां से ओरिजिनेट हुआ, इस प्रॉपर्टी के फंड्स कहां से आए, जिसने फंड्स दिए वो कौन पर्सन था। ऐसे बेनामी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जाता है, ओके। तो इस एक्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करेंगे। चलिए देखिए, मार्क करते हैं इसको। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट was enacted to prohibit benami transactions and the right to recover property held बेनामी। जिस प्रॉपर्टी को बेनामी डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उस प्रॉपर्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, ना आप उस प्रॉपर्टी को ट्रू ओनर को वापस कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब्त कर लेती है कि भाई ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, पैसा किसी और ने लगाया है, ओनर कोई और है। ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी को हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे। यू हैव हर्ड दिस वर्ड कॉन्फिस्केशन। व्हाट इज कॉन्फिस्केशन? जब्त कर लेना। द सेड एक्ट प्रोवाइड्स दैट all the properties held benami shall be subject to acquisition by such authority in such manner and after following such procedure as may be prescribed। इस लाइन में यही लिखा है, all the properties held benami shall be subject to acquisition, यानी वो प्रॉपर्टी जो बेनामी डिक्लेयर कर दी जाती है उसका एक्विजिशन हो जाएगा। कौन एक्वायर कर लेगा? गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी।
नो अमाउंट शैल बी पेबल फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। अच्छा, आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सुना है कि गवर्नमेंट अगर किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो उसको कंपलसरी एक्विजिशन कहा जाता है और सरकार उसके लिए कॉम्पनसेशन देती है। सुना है आपने? जैसे कभी मेट्रो का प्रोजेक्ट लग रहा है या कोई ओवर ब्रिज बनना है, तो रास्ते में जिनके घर आ रहे हैं या कोई भी ऐसी जगह है, तो सरकार क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है, शायद टैक्स में आपने पढ़ा होगा, और बदले में कॉम्पनसेशन देती है। ठीक है, ये बताओ यहाँ पर बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी को भी सरकार ने एक्वायर किया, तो क्या सरकार इस बेनामी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन पे कॉम्पनसेशन भी देगी कि तुम्हारी बेनामी प्रॉपर्टी हम जब्त कर ले रहे हैं, हमसे कॉम्पनसेशन ले लो? नो। तो ये कह रहे हैं नो अमाउंट शैल बी पेबल फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन, ये पॉइंट मार्क करिए जरा। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए एक पिताजी ने, बहुत ध्यान से सुनना, एक पिताजी ने अपनी वाइफ या अपनी डॉटर के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी। चलो वाइफ के लिए खरीदी। एक पिताजी ने क्या किया, मतलब एक हस्बैंड ने क्या किया, हाँ अब ठीक है, हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, वाइफ के नाम से खरीदी, लेकिन पैसा लगाया हस्बैंड ने। ठीक है, हस्बैंड ने पैसा लगाया और प्रॉपर्टी किसके नाम खरीदी? वाइफ के नाम पे। तो गवर्नमेंट कह रही है ये भी तो बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा आपने लगाया है, प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे, दिस इज आल्सो बेनामी ट्रांजैक्शन। विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन? एक पिताजी ने डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा पिताजी ने लगाया, प्रॉपर्टी नाम कर दी डॉटर के, बताइए क्या ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन है? देखिए, जब उन्होंने डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी तो पैसा लगाया पिताजी ने, एंड आउट ऑफ नोन फंड्स, नोन फंड्स मतलब समझे, वो पिताजी की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी, डिक्लेयर्ड पैसा था, उस पे टैक्स दिया उन्होंने, वो 2 नंबर का नहीं था। इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट को ये नहीं है कि पैसा किसी और ने लगाया, प्रॉपर्टी किसी और की है। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम इस बात से है जो पैसा लगाया गया है वो नोन है कि अननोन है, वो 1 नंबर का पैसा था कि 2 नंबर का पैसा था। आप खुद सोच के देखिए, हमने प्रॉपर्टी खरीदी, मेरी नॉन इनकम थी, टैक्सेबल इनकम थी, हम टैक्स दे चुके थे, आपका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और हमने कहा हम आपको एक बंगला खरीद के देंगे। काल्पनिक है सब, ठीक है, तो हमने आपसे कहा आपका रिजल्ट इतना बढ़िया आया, हम आपको बंगला खरीद के देंगे, हमने पैसे लगाए और बंगला खरीदा और बंगला आपके नाम कर दिया, क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? गवर्नमेंट को इससे दिक्कत नहीं है कि पैसा कोई और लगा रहा है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम है। गवर्नमेंट को इस बात से दिक्कत है कि जो पैसा लगाया जा रहा है वो डिस्क्लोज्ड है कि अनडिस्क्लोज्ड है। तो अगर कोई पिताजी या अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ या अपनी डॉटर के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं आउट ऑफ नोन सोर्सेज, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो लिखा हुआ है, द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज वाइफ और अनमैरिड डॉटर फॉर देयर बेनिफिट वुड नॉट बी बेनामी ट्रांजैक्शन, उसको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, देखो यहाँ पे पता था इस पे जरूर आएगा। देखिए एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, कह रहे हैं द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज वाइफ और अनमैरिड डॉटर, मतलब मैरिड डॉटर पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? वैसे हम आपको एक बात बताएं, अभी यही चीज दोबारा आएगी, ये तो देखो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, अभी इसके सेक्शन में इसकी डेफिनेशन आएगी, वहां पर हम इसका जवाब दे देंगे, ठीक है, फाइन। हाँ, अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताया हुआ है इन्होंने। थर्ड वाला आ गया, ठीक है, डी वाला। एक बात बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट डिपॉजिटरी सिस्टम? क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम? शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ये बताइए, जो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में होते हैं उसका एक्चुअल ओनर कौन होता है, मतलब उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी होता है, बेनिफिशियल ओनर शेयर होल्डर होता है। पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। प्रॉपर्टी नाम किसके है? डिपॉजिटरी के। क्या ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ? आप सोच के देखिए, हमने आपको क्या बताया, डिपॉजिटरी सिस्टम में किसने पैसा लगाया है? बेनिफिशियल ओनर यानी शेयर होल्डर ने। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो भी शेयर्स डिपॉजिटरी के फॉर्म में होते हैं उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? डिपॉजिटरी। कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड ओनर कौन है? डिपॉजिटरी। जबकि पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। तो यहां पर भी तो यही ट्रांजैक्शन हो गया।
कंसिडरेशन किसी और की है, शेयर किसी और के नाम पर है, विल दिस ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बेनामी? क्या ये इसलिए किया गया है ताकि अपने 2 नंबर के पैसे को छिपाया जा सके? नो, इसलिए कह रहे हैं सिक्योरिटीज जो डिपॉजिटरी के फॉर्म में है वुड नॉट बी बेनामी ट्रांजैक्शन, उसको भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी जिस्ट दिया है इन्होंने कि व्हाट इज बेनामी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, it was found that provisions of the aforesaid act are inadequate to deal with Benami transaction, as the act does not contain any specific provision for vesting of confiscating property, have any provision for an appellate mechanism, and प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट इनेबलिंग रूल मेकिंग पावर्स। ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये एक्ट था बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट 1988, ठीक है, और उसके बाद ये एक्ट देखिए चेंज हुआ बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है, फाइन। इसका मतलब जो पहले एक्ट बना था 1988 उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी, कह रहे हैं इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर वेस्टिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी विद सेंट्रल गवर्नमेंट। 1988 में जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट था, उस एक्ट में ये लिखा था कि अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो उसे जब्त तो कर लो, लेकिन जब्त करने के बाद वो प्रॉपर्टी कहां जाएगी? देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है सीजर, एक होता है कॉन्फिस्केशन। सीजर मतलब हमने वो प्रॉपर्टी सीज कर ली, जब्त कर ली। कॉन्फिस्केशन मतलब वो जब्त हुई प्रॉपर्टी अब चली जाती है सरकार के पास। जितनी भी चीजें जब्त होती हैं वो अल्टीमेटली किसके पास चली जाती है? गवर्नमेंट के पास। तो ये कह रहे हैं जो 1988 एक्ट था उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर्टी को सीज करने का तो प्रोविजन था, लेकिन वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। ये पहली प्रॉब्लम थी बेनामी एक्ट 1988 की। समझ में आया हम लोग किस चीज के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि क्यों 1988 एक्ट में अमेंडमेंट लाके 2016 वाले एक्ट को बनाया गया। तो पहली प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर वेस्टिंग ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी विद सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम, डज नॉट हैव any provision for appellate mechanism. Come on, tell me what is appellate mechanism? अपील प्रोविजंस 1988 एक्ट में नहीं थे। 2 प्रॉब्लम्स हो गई। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रॉपर्टी सीज करी गई है वो किसके पास जाएगी, ये नहीं लिखा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उस 1988 एक्ट में कोई भी एपिलेट मैकेनिज्म नहीं था, यानी अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड हो जाता है तो वो कहां अपील करेगा, इसके प्रोविजंस उस एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं थे। तीसरी प्रॉब्लम, कन्फर डज नॉट कन्फर। देखो डज नॉट चल रहा है पूरे पॉइंट में, यहां से ये देखो ये डज नॉट चल रहा है सब में। डज नॉट कन्फर द पावर्स ऑफ द सिविल कोड अपॉन द अथॉरिटीज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे हैं इस एक्ट की अथॉरिटीज को सिविल कोड की पावर्स नहीं दी गई थी। आप देखिए हम लोग जितने भी एक्ट पढ़ते हैं उन सब जगह लिखा होता है कि इनकी अथॉरिटी के पास वही पावर्स हैं जो पावर सिविल कोड की होती है, लेकिन कह रहे हैं जब आपने अथॉरिटी को पावर्स ही नहीं दी तो वो कैसे बेनामी ट्रांजैक्शंस को रोक पाएंगे? ये तीसरी प्रॉब्लम थी। एंड चौथा, प्रोवाइड फॉर डज नॉट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रूल मेकिंग पावर्स। कह रहे रूल्स बनाने की कोई पावर इस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड नहीं थी। ये 4 प्रॉब्लम्स थी 1988 एक्ट की। In view of the circumstances stated above, the comprehensive amendment to Benami transaction has become necessary in order to prohibit holding of property in Benami and restrict the right to recover or transfer the property. और अगले पैराग्राफ में देखिए लिखा है, with a view to provide effective regime, 1988 एक्ट को अमेंड कर दिया गया और कौन सा लॉन्च हो गया? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन प्रोसीजर आई थिंक समझ में आ गया। ओके, तो बेसिकली कह रहे हैं ओरिजिनल एक्ट 1988 में था, लेकिन उस ओरिजिनल 1988 एक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी
पहली प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होने के पास कहां जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, ये मेंशन नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, एपिलेट अथॉरिटीज के प्रोविजंस नहीं थे। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, सिविल कोर्ट की पावर्स अथॉरिटी को नहीं दी गई थी। ये वाली लाइन आप समझ रहे हो क्या हुआ? आप देखिए किसी भी एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा होता है कि इनके अथॉरिटीज के पास, जैसे हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था सीसीआई में भी, कि सीसीआई के पास वही पावर्स होती हैं जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था एंड रूल्स बनाने की पावर भी नहीं दी गई थी। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1988 एक्ट को अमेंड कर दिया गया और अब ये कौन सा हो गया, बेनामी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ बेनामी एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में पूछने के लिए चीजें कम हैं, इसलिए यही सेलिएंट फीचर्स ही कई बार पूछ चुके हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब इस एक्ट के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। इट डिफाइंस बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टी and also provides for exclusions and transaction which shall not be construed बेनामी। बताइए पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इस एक्ट ने क्या क्या समझाया है, बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया है, बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में समझाया है, और वो चीजें जिनको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। कोई एक एग्जांपल बताइए जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन ना माना जाए। डिपॉजिटरी और वही अनमैरिड डॉटर एंड वाइफ, अनमैरिड डॉटर एंड अनमैरिड वाइफ नहीं, हाँ तो बोल गए आप कि अनमैरिड वाइफ को अगर हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो भी वो बेनामी नहीं होगा, है ना? सही तो चल रहा है और क्या दिक्कत? अच्छा, इट प्रोवाइड्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटरिंग इनटू प्रोहिबिटेड बेनामी ट्रांजैक्शन, यानी अगर हम कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन होगा, इसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट में। थर्ड, इट लेज डाउन प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन एंड पीनल कॉन्सिक्वेंसेस। पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, पेनाल्टी, कह रहे हैं अगर आप कोई प्रोहिबिटेड बेनामी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसकी कितनी पेनाल्टी होगी, ये भी इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। अच्छा ये देखो फोर्थ पॉइंट, it provides that powers of the civil court shall be available to the authorities under the said act। ये समझ आया? यही प्रॉब्लम थी 1988 एक्ट में। यहां पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं उनके पास भी वही पावर्स होंगी जो किसके पास होती हैं, सिविल कोर्ट के पास। Miscellaneous provisions have been provided for service of notice, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये पॉइंट्स अभी हम लोग एक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि अगर नोटिस सर्व की जाएगी तो किसको भेजी जाएगी नोटिस। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस। इट इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन as a special court for the purpose of this act। You know what are court of session? सेशन कोर्ट्स कौन से होते हैं बताओ, सिविल कोर्ट्स होते हैं कि क्रिमिनल? सेशन कोर्ट, सेशन जज, ये सिविल कोर्ट्स होते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं? चलो ठीक है, 1 साल का वक्त दे रहे हैं, ठीक है, समझना कि ये सेशन कोर्ट, सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये सिविल होते हैं कि क्रिमिनल होते हैं? दोनों होते हैं, सिविल भी होते हैं क्रिमिनल भी होते हैं। अच्छा बाकी बच्चों को लग रहा है हमसे क्या मतलब, होते होंगे जो होना है। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? सेशन जज, ये तो याद आ रहा है मैम सेशन जज था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये नहीं याद है। ये भी पहुंच गए हैं आपकी ज्यूरिस में था कहीं ना कहीं, हाँ। सीआरपीसी था कि सीपीसी था, यही तो मेन क्वेश्चन है। चैप्टर पता चल जाएगा तब तो बात ही पता चल जाएगी। आज एक बार जरा किताब खोलिएगा, अगर आपने रद्दी में ना बेची हो तो, ठीक है, तो एक बार देखिएगा सेशन जज, ठीक है, एडिशनल सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, पूरी हिंट दे रहे हैं हम आपको, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ये सब आपने सिविल में पढ़े हैं कि क्रिमिनल में पढ़े? अपना आंसर याद रखना, ठीक है, और घर जाके बुक में देखना, ठीक है, और फिर डिसाइड करना कि आपका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक, याद रखना आपने क्या आंसर दिए और फिर बुक खोल के देखना,
फिर हमको बताना नहीं किसका क्या निकला, हमको तो समझ ही आ रहा है किसका क्या निकला। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर, अच्छा पॉइंट तो समझ लो, कैन इट इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। यानी कि इस एक्ट को एडजुडिकेट करने के लिए, कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन को एडजुकेट करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट की तरह अपॉइंट किया गया है। और बेनामी ट्रांजैक्शन का कोई भी केस आएगा तो वो कौन से कोर्ट के पास जाएगा? स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बनाया, एंड स्पेशल कोर्ट्स आर गोइंग टू ट्राई ऑल द ऑफेंसेस अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन। ओके, इट प्रोवाइड्स पेनाल्टी फॉर एंटरिंग इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन एंड फॉर फर्निशिंग एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग in respect of Benami transaction pending in any court other than a high court or tribunal or before any authority to the appellate tribunal। बताओ ये पॉइंट कौन समझाएगा? देखिए कहां तक सोच सकते हैं आप। रेस सब जुडिस, अच्छा, और इसी एक्ट के हिसाब से, कुछ पुराना नहीं सोचना है। देखते हैं 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि 1 वे कम्युनिकेशन चल रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो कहते हैं हम क्लास में होते हैं हम आंसर दे देते है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, आंसर उनको भी नहीं आता होता है। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? हु कैन गेस? कितना? 1.5 साल का समय दें? चलो ना मेरी ना तुम्हारी 2 साल, 2 साल बाद यही मिलेंगे, बताना इसको मतलब क्या हुआ। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे थे तो पुरानी किसी चीज को लिंक करके आप इसको बता सकते। पुराना मतलब इसी चैप्टर में जो पहले पढ़ा है। हम्म हम्म ओके, और ये समझ आया जो बोला गया? देखिए पुराना एक्ट जो था उसमें एपेलेट ट्रिब्यूनल का कोई प्रोविजन था ही नहीं, यानी देयर वाज नो एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जो केसेस होते थे वो नॉर्मल कोर्ट्स में जाते थे। जब ये एक्ट आ गया और एपेलेट ट्रिब्यूनल बन गया तो क्या हुआ? वो केसेस जो कहीं ना कहीं पेंडिंग थे उन सबको किसके पास ट्रांसफर कर दिया गया? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो देखो क्या लिखा था, इट प्रोवाइड्स फॉर transfer of any suit or proceeding in respect of Benami transaction pending in any court or tribunal or before any authority to the appellate tribunal। ठीक है, तो जब एपेलेट ट्रिब्यूनल बन गया तो वो सारे केसेस जो किसी और कोर्ट में पेंडिंग चल रहे थे वो किसके पास ट्रांसफर कर दिए गए? एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, वैसे सेलियंट फीचर्स हैं तो आप कोई 5-6 पॉइंट्स भी कर लीजिएगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। लेकिन एक बार हमने सारे करा दिए कि अगर किसी कोई ना समझ में आ रहा हो तो आप उसका कोई ऑप्शन ले सकते हो। तो 5-6 पॉइंट्स यू कैन डू, ओके, बट याद जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इस एक्ट की डेफिनेशन में। सबसे पहली डेफिनेशन है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या होता है? आपके लिए वर्ड नया नहीं है, आपको कई प्रकार के अटैचमेंट होते हैं लेकिन आपका जो अटैचमेंट है और लॉ का जो अटैचमेंट है वो अलग है, ठीक है। लॉ में अटैचमेंट का मतलब होता है अगेन जब्त करना। अटैचमेंट का मतलब कि आप अब अपनी उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेनामी मिलती है या कुछ गलत हो रहा है तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेती है। अटैच करने का मतलब नाउ आप उस प्रॉपर्टी को ना सेल कर सकते हो ना ट्रांसफर कर सकते हो, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो अटैचमेंट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही डिस्पोज कर सकते हैं, ना ही मूवमेंट कर सकते हैं बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर द एक्ट। ठीक है, ये लॉ वाला अटैचमेंट समझ गए? ठीक है, ओके। बेनामी प्रॉपर्टी देखिए जरा कौन सी प्रॉपर्टी है। बेनामी प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी
विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन। अब इन्होंने कहा बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो बेनामी ट्रांजैक्शन से अराइज हुई, तो इसके लिए हमें कौन सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, बेनामी ट्रांजैक्शन। तो देखो अगली डेफिनेशन बेनामी ट्रांजैक्शन की, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और अब हम वो वाला डाउट आपका बताएंगे, अभी वो डॉट अनमैरिड वाइफ याद है अभी हमको, अनमैरिड सन कि अनमैरिड वाइफ कि अनमैरिड डॉटर, डिसाइड कर लो। एक काम करते हैं अनमैरिड हस्बैंड रख लेते हैं, ठीक है। एक अनमैरिड हस्बैंड ने अगर एक अनमैरिड वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ठीक है, अभी वो डॉटर वाला बताते हैं। चलो देखो बेनामी ट्रांजैक्शन में एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन, a transaction or an arrangement where a property is transferred or is held by a person and consideration for such property has been provided by another person। बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। कह रहे प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय अ पर्सन एंड कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन, मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कोई और कर रहा है लेकिन उसका पैसा किसी और ने दिया है, यानी ओनर कोई और दिख रहा है और उसका पैसा किसी और ने दिया है, ऐसे ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ओके, बी पॉइंट, द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने प्रॉपर्टी ली और रामू काका के नाम कर दी, तो उस प्रॉपर्टी का फायदा कौन उठाने वाला है, रामू काका कि हम? बताइए, हम उठाने वाले हैं। हमने पैसा लगाया, हमने प्रॉपर्टी खरीदी, रामू काका का नाम दिखा दिया, उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर यूज या फ्यूचर बेनिफिट कौन उठाने वाला है, हम, यानी जिसने पैसा लगाया है। तो देखो कह रहे हैं द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड कंसिडरेशन। किसका फायदा होने वाला है, जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया है। इसी लाइन के हिसाब से हम फिर से आपके सामने वो सवाल पूछते हैं कि बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ और बेनामीदार कौन हुआ। अब बताओ, जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड करी है वो बेनिफिशियल ओनर हुआ। देखो आगे इसकी डेफिनेशन दी है, ये देखिए, बेनामीदार एंड बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मीन्स अ पर्सन वेदर इज आइडेंटिटी नोन और नोट फॉर हुज बेनिफिट द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड, जिसका फायदा होगा उस प्रॉपर्टी से। आप वहां पे ये भी लिख सकते हो, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसने कंसिडरेशन दी, जो पैसा लगा रहा है अल्टीमेटली उसी को तो फायदा होने वाला है। और जिसके नाम से प्रॉपर्टी ली है वो बताइए कौन हुआ, बेनामीदार। बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन in whose name the Benami property is transferred or held and includes a person who lends his name। यानी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो बेनामीदार है, और जिसने पैसा लगाया है, जिसको अल्टीमेटली बाद में उससे बेनिफिट मिलने वाला है, वो कौन होगा, बेनिफिशियल ओनर। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही याद रखिएगा, बेनिफिशियल ओनर वो है जिसको उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसने पैसा लगाया है, यानी जिसने कंसिडरेशन पे करी है। कुल मिला के जो 2 नंबर की कमाई करके पैसा लगा रहा है वो कौन हुआ, बेनिफिशियल ओनर। और रामू काका कौन हुए, बेनामीदार। ठीक है, फाइन। अच्छा ये क्यों लिखा है, बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन, मतलब हो सकता है कोई रामू काका हो और हो सकता है रामू काका नाम का कोई इंसान ही ना हो। हमने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाया, फर्जी प्रूफ बनाया, फर्जी अंगूठे के निशान हो गए, सब कुछ हो गया। ऐसी सिचुएशन में बेनामीदार विल बी अ फिक्टिशियस पर्सन एंड इवन दैट ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। ओके, तो ऊपर वाली डेफिनेशन में वापस आओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखिए बेनामी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहली चीज ये थी कि पैसा किसी और ने लगाया है और प्रॉपर्टी किसी और के नाम है। और दूसरा, अगर प्रॉपर्टी का इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट किसी और को मिलने वाला है तो वो ट्रांजैक्शन क्या माना जाएगा, बेनामी। नाउ इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय, हमको बताओ ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये बेनामी है कि नहीं है, बताइए, अपने आप पढ़ के बताइए। एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय,
ये बेनामी होंगे कि नहीं होंगे? नॉट बेनामी। यानी इन ट्रांजैक्शंस में भी प्रॉपर्टी का फायदा कोई और उठा रहा होगा, पैसा किसी और ने लगाया होगा, लेकिन फिर भी इनको बेनामी नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो सबसे पहले कह रहे हैं एचयूएफ एंड कर्ता। एक बात बताइए, एचयूएफ में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसमें पैसा किसका लगा होता है? एचयूएफ का। ठीक है, एचयूएफ के फंड से। लेकिन एचयूएफ की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है? कर्ता। अब समझो, प्रॉपर्टी है कर्ता के नाम पे, लेकिन उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट सिर्फ कर्ता उठाएगा कि पूरी एचयूएफ उठाएगी? पूरी एचयूएफ उठाएगी। इसका मतलब कंसिडरेशन कहीं और से आ रहा है, प्रॉपर्टी नाम किसी और के है, बेनिफिट कोई और उठा रहा है। क्या ये बेनामी ट्रांजैक्शन होगा? नो, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे हैं कर्ता और अ मेंबर ऑफ एचयूएफ as the case may be and property is held for his benefit or benefit of other members in the family and consideration for such property has been provided or paid out of the sources of HUF। यानी पैसा लगा है HUF का और किसके नाम पे प्रॉपर्टी है? कर्ता, लेकिन फिर भी इसको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, पहला एक्सेप्शन हो गया। ओके, ट्रस्ट का रिलेशनशिप जरा बताइए। ट्रस्ट के रिलेशनशिप में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। पहला कौन होता है? ऑथर, जो ट्रस्ट बनाता है। सेकंड ट्रस्टी एंड थर्ड बेनिफिशियरी। ये बताओ, ट्रस्ट में पैसा किसका लगा है? ऑथर। पैसा किसका लगा है? ऑथर। ठीक है, किसके लिए लगा है? बेनिफिशियरी। और प्रॉपर्टी होती किसके नाम है? ट्रस्टी। सो क्या ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन है? नो। अगेन, गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है कि पैसा किसका लगा है, प्रॉपर्टी किसकी है। गवर्नमेंट को सिर्फ इस बात से मतलब है जो पैसा लगा है वो नोन सोर्सेज है कि अननोन सोर्सेज है। तो ये कह रहे हैं ट्रस्ट की रिलेशनशिप में अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ fiduciary capacity for the benefit of another person towards whom he stands in such a capacity and includes a trustee। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, एक तो ट्रस्टी और दूसरा देखो वही एक्सेप्शन है डिपॉजिटरी। इन दोनों को ही हम लोग बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखो वो थर्ड पॉइंट जो आपने वहां पर हमसे पूछा था, अनमैरिड डॉटर, एक्चुअली वो लॉ की लाइन नहीं थी, इंट्रोडक्शन था। लॉ में देखो साफ साफ लिखा है एनी चाइल्ड। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन है ही नहीं। लॉ की डेफिनेशन में लिखा है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल in the name of his spouse or in the name of any child of such individual। अब यहां पर उन्होंने वो मैरिड अनमैरिड वाली चीज नहीं लिखी, यहां उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया आप अपने स्पाउस के नाम पे खरीद रहे हैं या फिर एनी चाइल्ड। ओके, एंड कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड आउट ऑफ नोन सोर्सेज। अब ये कह रहे हैं चाहे आप अपने स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदिए, चाहे आप अपने किसी बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदिए, ठीक है, अगर वो पैसा आपके नोन सोर्सेस से है कि भाई हमारी इनकम इतनी थी, टैक्सेबल इनकम थी, हमने टैक्स भी दिया था और अब इस प्रॉपर्टी से हमने अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद ली, इसको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। किसके लिए? स्पाउस एंड इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड। अब डॉटर भी हटा दिया इन्होंने, लॉ में जो एग्जैक्ट लाइन लिखी है वो क्या लिखी है? एनी चाइल्ड। ठीक है, तो इसको कंसिडर करना, उसको ना करना। फाइन। चौथा वाला देखिए, एनी पर्सन in the name of his brother or sister or lineal ascendant or descendant। अब बताओ प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीदी जा रही है? भाई या बहन के नाम पे। लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट यानी आपके ही आगे की जनरेशन या पीछे की जनरेशन। कह रहे हैं अगर आप अपने भाई या बहन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, वेयर नेम ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट एंड इंडिविजुअल अपीयर एज joint owner in any document and consideration for such property is provided or paid out of known sources। देखो बहुत ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए अच्छा हम ये वाला पॉइंट समझाएंगे आपको हमको ये बताना है कि इसके पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क है। ये वाले पॉइंट में भी कह रहे हैं अगर आप अपने भाई या बहन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं
तो भाई या बहन के नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं प्रोवाइडेड दैट उस प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर आप भी हो, ठीक है, प्लस जो पैसा आपने लगाया है वो नॉन सोर्सेस से होना चाहिए, ठीक है। अब हमको ये बताओ स्पाउस और चाइल्ड में और ब्रदर एंड सिस्टर वाले में क्या फर्क आ रहा है। वहां पर स्पाउस वाले में ये शर्त नहीं थी कि आपको भी जॉइंट ओनर होना, यानी मिस्टर ए ने मिसेस ए के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली पूरी की पूरी, जिसका सोर्स नोन था, ये भी अलाउड है। मिस्टर ए ने अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है आउट ऑफ नोन सोर्सेज, बट दैट हैज टू बी इन द जॉइंट नेम, यानी उस प्रॉपर्टी में दो ओनर्स होने चाहिए, मिस्टर ए और उनका भाई। तो ये फर्क है स्पाउस एंड चाइल्ड में और ब्रदर एंड सिस्टर। अब बताइए समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो देखो हम लोग डेफिनेशन जो पढ़ रहे थे उसका ए पॉइंट था ये, अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट, जिसके अंदर आपने ए पॉइंट पढ़ा, बी पॉइंट पढ़ा, बी वाले पॉइंट के अंदर ये 4 एक्सेप्शंस थे, और अब आ गया देखो कैपिटल बी, ओके। ये वाला देखिए था कैपिटल ए जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स थे, और अब है कैपिटल बी। कैपिटल बी में लिखा है अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड आउट और मेड इन अ फिक्टिशियस नेम, कह रहे हैं कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपने फिक्टिशियस नाम पे किया है तो वो भी क्या माना जाएगा, बेनामी ट्रांजैक्शन। सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट में क्या हो रहा है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे क्या नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है। जैसे हमने आपको बताया रामू काका नेवर न्यू दैट ही इज द ओनर ऑफ अ बंगलो, उनके पास तो एक छोटा सा क्वार्टर, एक छोटा सा कमरा था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर आप खुद सोचिए ट्रू ओनर को पता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए, बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, उस बंगले पे रेड पड़ी तो ये पूछा गया भैया कौन है इसका ओनर, डॉक्यूमेंट्स चेक कराए गए तो उसका ओनर कौन निकला, रामू काका। रामू काका कहाँ रहते थे, झोपड़े में। रामू काका के पास गया, आपके पास इतना बड़ा बंगला कहाँ से आया, रामू काका कह रहे पहले ये बताओ बंगला कहाँ से आया, हमको खुद ही नहीं पता कहाँ से आया, हमको पता हो तो वहां रह रहे होते। जैसे ही रामू काका ने ये बात बोली वैसे ही डिपार्टमेंट को क्या पता चल गया, दिस इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो या तो दोनों चीजें हो सकती, कई बार जो ये होता है बेनामीदार होता है उसको पता ही नहीं होता है, कई बार क्या होता है जो मालिक होता है वो रामू काका से कहते हैं देखो हम तुमको 50,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, तुम ये रख लो, तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी वॉपर्टी हम कर रहे हैं, किसी को बताना नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो या तो वो अनअवेयर है या तो वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब रामू काका फंस जाएंगे ना, वो ये कह सकते हैं हमारा बंगला है, हमारे ऐसे कई बंगले हैं, ठीक है, और ना वो ट्रू ओनर का नाम बता सकता है, उधर से भी फंसेगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, बेनामी ट्रांजैक्शन। ओके, डी वाला देखो पढ़ के, अब कौन नहीं मिल रहा है, जिसने पैसे दिए हैं कंसिडरेशन, यानी रामू काका के मालिक जो हैं वो गायब हो गए। अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फिक्टिशियस, ऐसे को भी हम लोग क्या कहते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन। तो आई होप नाउ द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो बेनामीदार की डेफिनेशन थी वो भी पढ़ लिया, बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन थी वो भी पढ़ ली, ओके। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन जब आएगी चैप्टर के अंदर तब हम लोग आएंगे इस डेफिनेशन पे वापस। अब आपका होमवर्क क्या है, एक तो आपको फर्म की डेफिनेशन पढ़नी है, लिख लो H.W. ठीक है, पार्टनर की डेफिनेशन H.W. ये टफ है, देखो इजी वाली हमने करा दी, टफ टफ हमें नहीं आती, तो हमने सोचा आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप करेंगे। पार्टनरशिप वेरी टफ, H.W. और ये कौन सी डेफिनेशन है, पर्सन, ये भी पढ़नी है, प्रॉपर्टी पढ़ लेना और ट्रांसफर पढ़ लेना। आप कहेंगे मैम ये तो गलत बात है, आपने एक पढ़ाई बाकी सारी हमको होमवर्क में दे दी, ठीक है, यही बेटा गलत गलत होता है, सब कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आपको रीड करके आना है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली फिनिश हो जाएगा आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में, है ही नहीं कुछ ज्यादा इसमें, ठीक है।